आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट में से एक टॉपिक हमारा। हालांकि इम्पॉर्टेंट तो इसमें हमारे आगे भी टॉपिक है, लेकिन उन सारे इम्पॉर्टेंट में से एक और इम्पॉर्टेंट वाला हमारा सबसे पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आज ही हम लोगों को ये मालूम चल जाएगा। लेकिन सबसे पहला आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। और आपको यहाँ पे 3 लॉ पढ़ने हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। ये तीनों लॉ किसका दिया गया है? न्यूटन साहब का दिया गया। तो उन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। और इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, सब चीज़ हम लोग आज यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन इसको ना शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पिछले वाले क्लास का कॉन्सेप्ट याद करते हैं, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम लोग आज करने वाले हैं। यदि आप भूल गए हैं तो एक बार हमारा रिवीजन हो जाएगा, यदि आप जानते पहले से हैं तो और अच्छा रिवीजन हो जाएगा। देखिए, ज़्यादा नहीं, मात्र 1 मिनट से अंदर ही हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। पिछले वाले क्लास में आपने ये पढ़ा कि सबसे पहला फोर्स होता क्या है? पुश और पुल हमारा फोर्स कहलाता है। फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट भी है, मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी है। आपने ये भी देखा फोर्स के बारे में। फोर्स के बारे में आपने तीसरा पॉइंट ये देखा कि फोर्स को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। चौथा चीज आपने फोर्स के बारे में देखा कि फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ये हमने फोर्स के बारे में देखा। उसके बाद आपने 5 इफेक्ट देखे थे आपने कि आखिर फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो फोर्स यदि हम लोग 2-3 याद करना चाहें तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी मूविंग बॉडी को रोक सकता है। फोर्स किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव करवा सकता है। फोर्स मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स मूविंग बॉडी के स्पीड को चेंज कर सकता है। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। 5 तो हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि फोर्स जो है ना वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन फोर्स के कारण जो काम किया गया, जो रिजल्ट हुआ, वो आपको दिख जाता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, उसके बाद फोर्स के हाँ, और हम लोग यदि आगे बढ़े तो आपने कल पढ़ा था बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। बैलेंस फोर्स का मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स। हमने आपको कल बताया था कि रिजल्टेंट फोर्स भी मिल सकता है कहीं कहीं पे वर्ड, या फिर कभी कभी आपको नेट फोर्स भी मिल सकता है। तो यदि रिजल्टेंट फोर्स यानी कि नेट फोर्स ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल समझिए कि एक लड़का फोर्स इधर से लगा रहा होगा, कल वाला डायग्राम अपने माइंड में लाइए। एक लड़का उधर से फोर्स लगा रहा होगा, यदि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाए फोर्स लगाने का, 0 आ जाए, तो वो हमारा बैलेंस फोर्स कहलाता है। और बैलेंस फोर्स में क्या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है? नहीं करता है। वो तो अब बिल्कुल बराबर रहेगा, जितना फोर्स इधर से लगाएंगे उतना ही फोर्स उधर से लगा रहा है, तो ये मूव करने वाला नहीं है। और इसका जस्ट उल्टा हमारा होता है अनबैलेंस फोर्स, जिसमें क्या होता है, दोनों फोर्स के बीच का डिफरेंस कुछ ना कुछ आएगा। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 10, 15 कुछ भी आएगा, लेकिन आएगा। और जब अनबैलेंस हमारा फोर्स लगता है तो क्या उसमें रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ फोर्स होगा, 0 नहीं होगा उसमें। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अनबैलेंस फोर्स में हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, यानी कि मूव वो करता है। ये हम लोग जान चुके हैं। चलिए, इतना जान चुके हैं, अब तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ना, हालांकि क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हम लोग तो आज पूरा इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग क्यों कहते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इनर्शिया क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन याद कीजिए, पिछले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर आपको 2 इंसान का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। पहला हमारा गैलीलियो गैलीली, दूसरा हमारा न्यूटन साहब। और न्यूटन साहब का इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका 3 लॉ आपको पूरा पढ़ना है। गैलीलियो गैलीली जी बस बीच में आएंगे अभी, उसके बाद फिर ये बाद में नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पे आप बहुत सावधानी से एक बात याद रखिएगा कि न्यूटन जी ने जो अपना मोशन का लॉ दिया है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपना तीनों लॉ गैलीलियो गैलीली जी के एक्सपेरिमेंट से निकाला है। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। मतलब कि अभी जो हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, अभी करेंगे हम लोग बात, गैलीलियो गैलीली जी ने जो हम लोगों को कॉन्सेप्ट दिया, उसी कॉन्सेप्ट को न्यूटन जी ने थोड़ा सा और आगे बढ़ा चढ़ा के उसमें कुछ नया जोड़ के कुछ नया घटा के हम लोगों को 3 लॉ दे दिया। लेकिन उसका शुरुआत कहाँ से हुआ तीनों लॉ का? गैलीलियो गैलीली जी के एक्सपेरिमेंट से हुआ। एक्सपेरिमेंट को न्यूटन ने, यानी कि गैलीलियो गैलीली जी का एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने अपने ध्यान में रखा। उन्हीं के एक्सपेरिमेंट में न्यूटन साहब ने कुछ जोड़ा,
कुछ घटाया, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन किया और हमारे सामने उन्होंने 3 लॉ रख दिया। उसी को हम लोग आज पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी सवाल है कि यार आखिर गैलीलियो गैलीली जी ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए उसी को हम लोग पहले समझेंगे, क्योंकि यदि आप वो समझ गए ना तो फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपके लिए कुछ नहीं है। ध्यान से समझिए, गैलीलियो गैलीली जी ने हमको सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस चैप्टर में ये दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि किसी हाइट से छोड़ा जाए तो दोबारा वो उसी पोजीशन पे आएगा। कैसे? एग्जांपल समझिए आप। जैसे मान लीजिए हमारा ये एक स्माइली बॉल है, ठीक है। गैलीलियो गैलीली जी का कंट्रीब्यूशन हम बता रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग किसी हाइट से छोड़ते हैं ना तो वो दोबारा उसी हाइट पे आता है। इसका मतलब हो गया कि यदि हम इस बॉल को यहां से इसे छोड़े तो दोबारा इसको बाउंस बैक करके यहाँ पे आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। क्या आया? नहीं आया। तो क्या इससे हम लोग गैलीलियो गैलीली जी को गलत समझ ले? नहीं, गलत नहीं समझेंगे। अभी तो हम लोगों ने शुरुआत किया है बस। अभी आपको पूरा प्रूफ देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, गैलीलियो गैलीली जी ने वाकई में सही कहा था। ये तो बॉल का छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। इसको हम लोग और भी गहराई से समझते हैं। इसको भी साइड रखिए, क्योंकि हमारा यहाँ से हमने छोड़ा, यहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? रीजन समझेंगे अभी हम लोग। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग वैसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे आपके बुक में बताया गया है। आपके बुक में ना किस तरीके से बताया गया है, देखिए इस तरीके से आपके बुक में एक इंक्लाइंड सरफेस बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा यदि हम और बेहतर बनाना चाहें तो कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए क्या होने जा रहा है हमारा। गैलीलियो गैलीली जी ने कहा कि देखो, आपके पास ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, यानी कि एक इंक्लाइंड सरफेस है। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास एक बॉल है, यहाँ पे आपके पास एक बॉल है। इन्होंने कहा कि देखो, जब आप इस बॉल को इस हाइट से छोड़ोगे तो ये नीचे जाएगा। नीचे जाने के बाद ये बिल्कुल अपने सेम हाइट को अटेन करेगा, यानी कि ये इसका हाइट है तो यहां से लेकर यहां तक आप मान लीजिए कि यही इसका क्या हो गया, ये सेम हाइट है। मतलब गैलीलियो गैलीली जी हमको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि इस बॉल को हमने यहाँ से छोड़ा तो पहले वो नीचे जाएगा, उसके बाद फिर ये उसी हाइट पे जाएगा जिस हाइट पे आपने इसको छोड़ा था। हम लोगों को लगा कि नहीं, ये बात गलत है। हम लोगों को लगा कि ये बात गलत है, वो दोबारा उसी हाइट पे नहीं आता है। तो गैलीलियो जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आपका दिल नहीं मान रहा है तो आप एक बार और करके देख लो इसको। अब उन्होंने क्या किया, अपने इस सरफेस को थोड़ा सा नीचे झुका दिया, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने किया। हमने कहा कि चलो अब जरा करके देखते हैं क्या वाकई में होता है कि नहीं। फिर से हमने बॉल को यहाँ पे रखा, हमने बॉल को छोड़ा और दोबारा वो फिर से अपने उसी हाइट पे गया, उसी हाइट पे गया अपना। फिर भी हमको नहीं लगा, हमको लगा कि चलो 2 बार किया तो 2 बार में होता होगा, तीसरा बार करके देखते हैं। तीसरा बार भी हम लोगों ने कहा कि नहीं, तीसरा बार में भी नहीं होगा। लेकिन गैलीलियो गैलीली जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप दोबारा करके देख लो। तो हमने इसको और थोड़ा सा झुका दिया, सॉरी इस सरफेस को हमने थोड़ा सा और झुका दिया। ये कहना क्या चाह रहे हैं, इस पूरे चीजों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बस अभी आप समझिए। उसके बाद जब हमने दोबारा बॉल को यहां से छोड़ा ना तो दोबारा यहां गया और दोबारा सेम हाइट को इन्होंने अटेन किया। यानी कि आपको यहां पे मान के चलना है कि तीनों का हाइट क्या है, बराबर है। तीनों बॉल का हाइट बराबर है, ये आपको यहां पे मान के चलना है, ठीक है। तो गैलीलियो गैलीली जी हम लोगों को यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि देखो, आप जब किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो तो वो दोबारा रोल करके उसी हाइट पे जाता है। हमने सीख लिया, जब हम घर आके ट्राई कर रहे हैं ना तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। मतलब कि जब हम लोग घर आए और गैलीलियो गैलीली जी ने जो कहा उसको हमने घर पे आके ट्राई किया, हमसे नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हम लोग गैलीलियो गैलीली जी को गलत साबित कर दे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ आपको सीखना है। इसका मतलब ये हो गया कि बिना हर चीज समझे गलत ठहरा देना एक अच्छा बात नहीं है। अब इसको ना थोड़ा सा हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में गैलीलियो गैलीली जी ने जो कहा वो सही है या गलत है।
आपको ना कभी मौका मिले घर में तो आप इस चीज़ को अपने घर पे भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं बॉल का फिर से। हमने इस बॉल को यहाँ से छोड़ा, नीचे गया, इस हाइट पे आ गया, हमारा दिल नहीं माना कि क्या पता पहली बार में हो गया, दूसरी बार में नहीं होगा। दोबारा हमने बॉल को छोड़ा, दोबारा उसी हाइट पे आया, हमने कहा कि चलो तीसरे बार में तो नहीं होगा कम से कम, तो हमने दोबारा यहाँ से बॉल छोड़ा, दोबारा वो उसी हाइट पे आया। तो बार बार हमारा उसी हाइट पे आ रहा था। कब? जब हम लोगों को गैलीलियो जी ने करके दिखाया तब। लेकिन जब हम लोग कर रहे हैं ना तो हो ही नहीं रहा है। अच्छा ना, इसका ना एक एग्जांपल देता हूँ आपको सबसे अच्छा। आप ये चीज को जानते होंगे, लट्टू है और इसका हम लोग मालूम है जब हमारा घर वोर बनता है, हाँ, दीवार को बेसिकली ये नापने के लिए कि वो स्ट्रेट है कि नहीं है। तो इसको ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी शायद इसको बहुत बार देखे होंगे अपने घरों में या फिर पास पड़ोस में। जब घर वोर बनता है तो मिस्त्री लोग जो है ना, खास करके राजमिस्त्री, दीवार को नापने के लिए, मतलब कि वो बिल्कुल सीधा है कि नहीं है, इसको नापने के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से नीचे गिरा के देखते हैं बिल्कुल दीवार सीधा है कि नहीं है ना। चलिए इसको हम लोग यहाँ से, यही चीज़ हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए ध्यान से, गैलीलियो गैलीली जी के हिसाब से यदि हम इसको यहाँ से छोड़ रहे हैं इस हाइट पे, तो दोबारा इसको इसी हाइट पे आना चाहिए। मतलब कि चलो मान लो हम यहाँ पे इसको छोड़ेंगे, यहाँ से मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पे है, यहाँ से छोड़ेंगे तो दोबारा इसको इसी हाइट पे इधर आना चाहिए गैलीलियो जी के हिसाब से, ठीक है। छोड़ते हैं और आप गौर कीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ध्यान से गौर कीजिए। इतना हाइट इधर है, इतना ही हाइट इधर है, जूम कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा और कोई, ठीक है। क्या उसी हाइट तक गया? नहीं गया। फिर से देखिए, इतना इस बार, ठीक है। चलो और कर दे। अब देखिए एकदम इतना हाइट आप उधर भी मेजर कर लीजिए कहां तक जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए गया? नहीं गया। इसका मतलब हो गया कि क्या गैलीलियो गैलीली जी ने गलत कहा? अभी भी गलत नहीं कहा, उन्होंने सही कहा। देखो अब बताते हैं कि आखिर इनके पीछे इनका क्या दिमाग था। जब इन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया कि आप किसी भी हाइट से ऑब्जेक्ट को छोड़ो तो वो उसी हाइट पे आएगा, हम लोग घर आए, ट्राई किए, नहीं हुआ। लेकिन फिर गैलीलियो जी कहते हैं कि पूरा बात तो मेरा सुन लो, इतना हम बता दिए, तुम जाके घर इसको ट्राई कर रहे हो, कैसे होगा? पूरा बात तो सुनो पहले मेरा। अब इन्होंने क्या कहा, और हम लोगों ने ध्यान से सुना भी, इन्होंने कहा कि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सेम हाइट से छोड़ा जाए और सेम हाइट पे यदि आप उसको लाना चाहते हैं तो आपका जो प्लेन है ना, प्लेन सरफेस, वो बिल्कुल फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। फ्रिक्शन आपने पढ़ा क्लास 8 में, एक चैप्टर था हमारा। फ्रिक्शन क्या करता है? किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट जो मोशन में होते हैं उसको हमेशा वो रोकने का कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए आप पैडल चला रहे साइकिल का, पैडल लगाना आपने छोड़ दिया, आप देखते हो कि कुछ देर के बाद आपका साइकिल अपने आप रुक जाता है। वो क्यों रुका? क्योंकि सड़क उसके उस टायर के ऊपर अपना एक फोर्स लगा रहा था। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब यहाँ पे ये बात समझने लायक है कि जब हमारा बॉल इधर से इधर की ओर जा रहा है, यानी कि ऐसे आया हमारा बॉल, फिर से हमारा बॉल इधर, बॉल का ये डायरेक्शन है और फोर्स यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा होगा? हमारा इधर की ओर लग रहा होगा। तो गैलीलियो गैलीली जी ने जब ये वाला एक्सपेरिमेंट करके हमको दिखाया तो उनके पास कैसा सरफेस था? फ्रिक्शन लेस सरफेस था। फ्रिक्शन लेस सरफेस का मतलब है कि जरा सा भी इसमें फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। अब जब फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, इस बॉल को पीछे खींचने वाला कोई फोर्स है ही नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है जिस हाइट से छोड़ा जाएगा उसी हाइट पे वो पहुंचेगा। फ्रिक्शन करता है क्या बेसिकली? मान लीजिए हमारा बॉल उधर जा रहा है, मोशन में है, फ्रिक्शन इसको रोकने का कोशिश करता है पीछे की ओर। अब यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं, तो क्या हमारा बॉल उसी हाइट पे जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग घर पे आकर ट्राई किए तो फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन लेस सामान है ही नहीं। तो गैलीलियो गैलीली जी कहते हैं कि देखो आपके पास यदि फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं है ना, आप उसको बना लो, या तो उसके ऊपर आप ऑयल लगा दो, तेल, या फिर आप उसके ऊपर ग्रीस लगा दो। ये सब क्या करता है? आपके सरफेस को फ्रिक्शन लेस बना देता है। जैसे आप कभी घर पे ट्राई करना, अपने टाइल्स पे, घर के टाइल्स पे आप केरोसिन तेल
या फिर सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल आप बिखेर देना, हालांकि करना नहीं इतना तो मम्मी बहुत मारेगी, कभी ट्राई करना यदि ऐसा हो सके तो ये सरसों तेल है, आप उसके ऊपर चलने की कोशिश करो, चल पाते हो? सरसों तेल गिरा हुआ है टाइल्स पे और बहुत चिकना टाइल है आपका, उसके ऊपर सरसों तेल गिरा हुआ है, क्या आप उसमें ऐसे चल पाओगे? फिसल जाओगे। इसका मतलब कि वहां पे फ्रिक्शन बहुत ही कम है। तो यदि हमारे पास घर में फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं है तो हम लोग उसको ग्रीस डाल के या फिर ऑयल डाल के बना सकते हैं, तो वाकई में ये हमारा उसी हाइट को अटेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कहने का मकसद था गैलीलियो जी का। तो उन्होंने कहा कि देखो, किसी ऑब्जेक्ट को यदि किसी हाइट से छोड़ा जाए तो वो उसी हाइट को अटेन करेगा, उसी हाइट तक वो जाएगा, बस शर्त यह है कि सरफेस हमारा फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये जो गैलीलियो जी ने बताया, ये हमारा कैसा सरफेस है? फ्रिक्शन लेस सरफेस है, यानी कि इसमें जरा सा भी फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा चलिए, इसका ना एक अच्छा एग्जांपल हम आपको और बताते हैं। बहुत आपने इसको चीज को देखा भी होगा, आपने ऐसा बहुत सारा घड़ी देखा होगा, दीवार वाला घड़ी, जिसमें वो जो एक कांटा रहता है ना, ऐसे 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 करता रहता है, पेंडुलम जिसको हम लोग कहते हैं, वो ऐसा ऐसा कर रहा है, मतलब उसमें क्या लगा हुआ है? कोई वायर वायर लगा हुआ है क्या? नहीं, वो हमारा बेसिकली वो जो ऐसे ऐसे कर रहा है ना लगातार, उसको जहां पे आपने जोड़ा है ना, वो वहां का सरफेस कैसा है? पूरा फ्रिक्शन लेस है। इसीलिए हमने उसको जब बनाया पहली बार, तो हमने उसको ऐसे ला के एक बार यहाँ से छोड़ दिया, और वो बार 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 घूमता रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, कभी रुक नहीं रहा है। इसका मतलब कि जहां पे आपने उसको जोड़ा था ऊपर में, वो आपका कैसा था? जोड़ने का हिस्सा फ्रिक्शन लेस था, इसलिए वो हमेशा घूमता रहता है। और हमेशा इस चीज को आप गौर कीजिएगा कि जिस घड़ी में पेंडुलम ये वाला होगा, वो घड़ी हमेशा क्लोज रहता है, यानी कि चारों तरफ से बंद रहता है। आपने गौर किया कभी इस चीज को? 90% चांस है कि वो हमेशा बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा मालूम है? क्योंकि उसके मोशन को हवा क्या कर सकता है? रोक सकता है, क्योंकि हवा भी फ्रिक्शन लगाता है। आप इसको ऐसे समझिए, यदि बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा हो, जैसे मान लीजिए उधर से हवा आ रहा है बहुत तेज, और हम उधर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या बढ़ पाते हैं? आप नहीं बढ़ पाते। इसका मतलब हवा भी फ्रिक्शन को लगाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन गैलीलियो गैलीली जी का फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट है कि जो चीज जिस हाइट से छोड़ा जाए वो उसी हाइट पे आएगा, बस शर्त यह है कि हमारा सरफेस बिल्कुल फ्रिक्शन लेस सरफेस होना चाहिए। ठीक है, अब दोबारा आ जाइए इसी वाली चीज पे। अब सवाल है कि सर ठीक है, हमने गैलीलियो जी के बातों को मान लिया, लेकिन जब हमने इसको इस हाइट से छोड़ा, इस हाइट से, तो दोबारा ये इसी हाइट पे क्यों नहीं आया? हालांकि आपको लग रहा होगा कि सर आपने यहाँ से छोड़ा तो वो यहाँ पे आया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, देखिए बिल्कुल, चलो इस बार तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल मेरे हाथ के सीधा सीधा है, मेरे हाथ के बिल्कुल सीधा आना चाहिए। देखिए तो जरा आता है? नहीं आया। इसका मतलब क्या यहाँ पे गैलीलियो जी का बात फेल हो गया? फेल नहीं हुआ, सही है। यहाँ पे फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? आपका एयर लगा रहा है। यदि इस रूम से एयर को गायब कर दिया जाए तो बिल्कुल इसको आप यहां से छोड़ेंगे, इस हाइट पे ये जाएगा। बस शर्त क्या है कि आप एयर को इससे बाहर निकाल दो। एयर भी फ्रिक्शन लगाता है, ये आपको आज मालूम चल गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चले, तो ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन था गैलीलियो गैलीली जी का। यदि गैलीलियो गैलीली जी का उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया एग्जाम में पूछा जाए, तो आप सिंपली इस डायग्राम को नीचे में तो बनाएंगे ही, नीचे में डायग्राम बनाने से पहले आप बहुत सारे बातों को उसको लिखेंगे एकदम स्टेप वाइज। पहले आपने क्या किया? बॉल को छोड़ा, उसी हाइट पे आया, दोबारा आपने छोड़ा, फिर से उसी हाइट पे आया, तीसरे बार में आपने छोड़ा, उसी हाइट पे आया। और यहाँ पे आप लास्ट में लिख दीजिएगा कि गैलीलियो गैलीली जी ने ऐसे करके हमको ये बताना चाहते थे कि जिस ऑब्जेक्ट को जिस हाइट से छोड़ा जाए वो उसी हाइट पे आएगा, बस शर्त क्या है कि वो सरफेस हमारा फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। इसमें ना ज्यादा बुक के लैंग्वेज को इस्तेमाल मत कीजिएगा आप लोग, और इसके बारे में आपके बुक में पूरा पैराग्राफ ही पूरा लंबा सा दिया गया है, उसको कभी भी रटने की या फिर उसको कभी भी सेम टू सेम एग्जाम में लिखने की कोशिश मत कीजिए। इसको अपने से आपने समझ लिया, अब इसको आप अपने से लिखने की कोशिश कीजिए। जैसा भी टूटा फूटा इंग्लिश आपका जैसा भी है, टीचर इसको देखेंगे, नीचे डायग्राम देखेंगे तो उनका मन खुश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चले, तो इसी कॉन्सेप्ट का गैलीलियो गैलीली जी के कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल करके न्यूटन साहब ने 3 लॉ हमको दे दिया। न्यूटन क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं कि देखो भाई गैलीलियो गैलीली, तुमने जो कॉन्सेप्ट दिया ना वो हम मानते हैं,
हम तुम्हारे कॉन्सेप्ट को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, तुम्हारे ही कॉन्सेप्ट में अपना कुछ आइडिया जोड़ के, अपना कुछ एक्सपेरिमेंट जोड़ के, अपना कुछ बुद्धि लगा के हम इसका ना 3 लॉ निकाल देंगे और लोगों को पढ़ने के लिए दे देंगे। लोग पढ़ते रहेगा। कहा ठीक है भाई तुम्हारे पास बुद्धि है, इन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम अपना इसमें कुछ नया ऐड करो, अच्छा लग रहा है हमको भी बताओ, तब जाके इसको लोगों के सामने तुम प्रस्तुत कर देना। और वो लॉ हम लोगों को दिया किसने, न्यूटन जी ने दिया, इसीलिए हम लोग उसको न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं। लेकिन न्यूटन का तीनों लॉ शुरुआत किसके कॉन्ट्रीब्यूशन से हुआ, गैलीलियो गैलीली जी के कॉन्ट्रीब्यूशन से हुआ। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया गैलीलियो गैलीली जी का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाइए, अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, अब आपको ये बात समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है ना, चलिए क्या लिखा गया है पहले आप इसको एक बार समझिए ध्यान से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यदि आपसे पूछे, डेफिनेशन पूछे उसका, तो आप यही वाला डेफिनेशन लिखिएगा। हालांकि यदि आपके माइंड में कोई और है तो आप उसको भी लिख दीजिएगा, लेकिन ये बिल्कुल सटीक है। ठीक है, देखा जाए क्या लिखा हुआ है। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट it will remain at rest, and a body is at uniform motion, it will remain at uniform motion until an external unbalanced force is applied। इसको आप सिंपली ऐसे समझो, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ यह कहता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और याद कीजिए हमने आपको कल स्टेट 2 ही बताया था, फिजिक्स में स्टेट 2 होता है, या तो स्टेट होगा हमारा रेस्ट या तो मोशन। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा हमेशा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा, लेकिन तब तक जब तक कि उसको कोई बाहर से फोर्स लगा के उसको डिस्टर्ब ना कर दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल इसका हम लोग यहीं से ले लेते हैं, यदि ये हमारा सरफेस फ्रिक्शन लेस है, आप मान लीजिए फ्रिक्शन लेस है, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ा, यहाँ गया, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, यानी कि ये हर बार अपने हाइट को अटेन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा सरफेस फ्रिक्शन लेस है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा किस में है, मूव कर रहा है तो मोशन में है, तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा, लेकिन कब तक, जब तक कि हम इसको बाहर से हाथ लगा के बॉल को पकड़ के रोक ना दें। तो बाहर से जो आप फोर्स लगाएंगे वो कैसा फोर्स होगा, आपका अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। अनबैलेंस्ड फोर्स आप लगाइएगा तभी तो किसी चीज को आप रोक पाइएगा, क्योंकि बराबर फोर्स लगाइएगा तो आप रोक नहीं पाइएगा उसको। जैसे मान लीजिए यदि ये हमारा मूव कर रहा है, जिस फोर्स के साथ ये मूव कर रहा है वही फोर्स इसको हम लगा दें, तो क्या ये रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा। इसको रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो वही बात इसमें कहा गया था कि जो ऑब्जेक्ट, अब इसको ना हम लोग ऐसे भी समझेंगे। पहले आप समझिए कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, हमेशा उसका नेचर होता है, और जो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा, लेकिन कब तक, जब तक कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा उस पर बाहर से एक अनबैलेंस फोर्स ना लगा दिया जाए। चलिए इसको हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ना ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड के ऊपर हमारा ये एक बड़ा सा बॉल रखा हुआ है, फुटबॉल मान लो आप इसको, ठीक है, और ये अभी रखा हुआ है, तो ये हमारा किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में। हमारा ये ग्राउंड है, पार्क है समझ लीजिए, और उस पार्क में एक बड़ा सा फुटबॉल रखा हुआ है, रेस्ट पोजीशन पे है। तो इसका प्रवृत्ति है, इस बॉल का खासियत ये है कि रेस्ट में है तो ये अपने आप हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा। क्या आपने कभी देखा है कि बॉल पड़ा हुआ है और अचानक अपने आप मूव करने लगा? ये केवल फिल्मों में होता है, भूत वाले कहानी में। लेकिन फिजिक्स में ऐसा अपने आप नहीं होता। कोई चीज रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अच्छा एक बात बताइए, जब तक ये ग्राउंड में रखा हुआ है रेस्ट पोजीशन में, ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। क्या अपने आप मूव करने लगेगा कभी? ये नहीं करने लगेगा, जब तक कि इसमें कोई बाहर से फोर्स ना लगा दिया जाए। हम क्या करेंगे, दौड़ते दौड़ते आए और एक किक हम इसको बॉल को मार दिए, अब ये किस में आ गया, मोशन में आ गया। लेकिन ये मोशन में कब आया? जब हमने बाहर से एक फोर्स लगाया तब। किक मार रहे हैं इसका मतलब कि फोर्स ही तो लगा रहे हैं ना। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में था तो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अपने आप ये मूव नहीं करेगा, तो हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा। लेकिन कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक कि कोई बाहर से फोर्स इसको ना लगा दिया जाए।
कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा रेस्ट का। अब मोशन का हमारा यही वाला एग्जाम्पल था, यही वाला हमारा एग्जाम्पल है मोशन का। यदि आपने इसको यहाँ से छोड़ा और इस हाइट पे गया और यदि आपका ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो ये हमेशा मोशन में ही रहना पसंद करेगा, यानी कि हर बार अपने हाइट को अटेन करेगा। लेकिन ये कब तक मोशन में रहेगा? जब तक कि इसको कोई बाहर से फोर्स लगा के रोक न दिया जाए। बाहर से फोर्स लगा के इसको रोक देंगे हाथ से पकड़ के तो ये रुक जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में गैलीलियो गैलीली जी का कॉन्सेप्ट आपको नजर आया? बिल्कुल आया। कौन सा कॉन्सेप्ट नजर आ गया? ये मोशन वाला, कि कोई चीज मोशन में है तो मोशन में रहेगा, कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यदि आपको बहुत कुछ भी याद ना रहे तो सिंपली आप इतना याद रखिएगा कि जो चीज जैसा है वो वैसा ही रहना चाहेगा। मतलब हो गया कि जो चीज रेस्ट में है रेस्ट में रहना चाहेगा हमेशा, उसका नेचर होता है। कोई चीज मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा, लेकिन कब तक? जब तक कि उसको बाहर से कोई एक अनबैलेंस फोर्स लगा के रोक ना दिया जाए। अच्छा, अनबैलेंस फोर्स ही क्यों? हाँ, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स ही किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है या फिर उसको रोक सकता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड था, इसके ऊपर बॉल रखा हुआ था, तो इसके ऊपर अभी फोर्स कितना लग रहा है? 0 न्यूटन का। इसको आप ऑन मत पढ़िएगा, ON, ये 0 न्यूटन है। ये हमारा अभी फोर्स कितना है इसके पास? 0 न्यूटन। यदि हम इसको 0 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो क्या कभी ये मूव करेगा? नहीं करेगा, ये तो बैलेंस फोर्स का काम हो गया। लेकिन यदि हम इसको 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन फोर्स लगा देंगे तो ये हमारा मूव करना शुरू हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे आपको अनबैलेंस फोर्स देखने को मिल रहा है? एक लगा रहा है 0, एक लगा रहा है उससे ज़्यादा। तो जब तक हमारा किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स ना लगा दिया जाए बाहर से, वो भी अनबैलेंस फोर्स, तब तक वो हमेशा जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना पसंद करेगा। यही हमारा कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसके अलावा इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आपका फेवरेट गेम कौन सा है? पबजी। चलो ठीक है, फेवरेट गेम यदि आपका पबजी है तो पबजी खेलना आपको बहुत अच्छा लगता है। पबजी खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब कि आप पबजी खेलना ही लगातार पसंद करेंगे। लेकिन कब तक? जब तक कि आपकी मम्मी आपको आके डांट ना दे। मतलब कि आप पबजी खेलते हो तो आपका हाथ किस में रहता है? मोशन में रहता है। तो हमेशा आपका हाथ मोशन में ही रहना चाहेगा, मतलब कि आप हमेशा उसको खेलना ही चाहेंगे। लेकिन कब तक? जब तक कि आपकी मम्मी आके फोर्स न लगा दे। फोर्स लगाने का मतलब है डांट देना, आके 2 चाटा मार देना, इस तरीके से। तब जाके आप अपना फोन बंद करते हो। इसका रेस्ट वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सुबह सुबह जाड़े के समय में खास करके स्कूल जाने का मन नहीं करता है, सोए हुए रहते हैं, टाइम होता है, रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता। मतलब आप किसमें है? रेस्ट में है। आप हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहते हैं जाड़े के समय में खास करके। लेकिन आपकी मम्मी आती है, उठा देती है, यानी कि एक बाहर से उन्होंने फोर्स लगाया। उठाना मतलब फोर्स लगाना, बेसिकली आप समझ लो। तो रेस्ट में आप हैं तो रेस्ट में रहना चाहते हैं, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहते हैं, जब तक कि बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा के आपको रोका जाए। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें तो कोई कहीं पे कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको ना हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? देखिए, अभी जो बात हमने बताया ना वही सारा बात हमारा इनर्शिया में भी लिखा हुआ है। क्या है इसमें? कुछ नया बात नहीं है। जैसे देखिए लिखा गया है, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब है, इनर्शिया का मतलब हो गया कि हर बॉडी का अपना एक खासियत होता है कि वो अपने स्टेट को बदलना नहीं चाहता है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि हर बॉडी जिस स्टेट में है वो अपना उसी स्टेट में रहना चाहेगा। मतलब कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, वो अपने स्टेट को बदलना नहीं चाहता है। और ये प्रॉपर्टी हर एक प्रकार के बॉडी में होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। एक लाइन में इनर्शिया को बताना हो तो क्या बताएंगे? इनर्शिया किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जो अपने स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता। मतलब कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, अपना कभी भी रेस्ट से मोशन या फिर मोशन से रेस्ट में आना नहीं चाहेगा। बेसिकली वो अपना कभी स्टेट चेंज करना नहीं चाहता है। यही हमारा कहलाता है इनर्शिया, बस। अच्छा, क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया में आपको बहुत कुछ
सिमिलर दिखा कि नहीं दिखा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है मोशन में रहना चाहेगा, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है रेस्ट में रहना चाहेगा। वही बात तो इनर्शिया भी कहता है। ये क्या कहता है? बस ये वही बात है, बस थोड़ा सा इसको घुमा दिया। क्या घुमा दिया? कहा कि जो ये इनर्शिया कहता है, लेकिन कहता वही बात है, लेकिन ये कहता क्या है? ये कहता है कि इनर्शिया किसी भी बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी है कि वो जिस स्टेट में है वो अपना उसी स्टेट में रहना चाहेगा, कभी अपने स्टेट को बदलना नहीं चाहेगा। स्टेट मतलब रेस्ट या तो मोशन। बात तो वही है ना, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, स्टेट बदलेगा नहीं। इसका मतलब है कि मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। इसीलिए इनर्शिया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से बिल्कुल मिलता जुलता है। इसीलिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह देते हैं, क्योंकि दोनों में 90% 90 to 95% सिमिलरिटी है। कोई दिक्कत इसमें? तो इसीलिए हम लोग इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया का सारा बात हमको देखने को मिलता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। इसीलिए हम लोग इसको लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कह देते हैं, या फिर इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। किसने दिया? न्यूटन ने दिया। ये सारा जो बात हम लोग कर रहे थे वो किन्होंने कहा है? न्यूटन ने कहा है। सिंपल सी बात। अब इसमें आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ लीजिए। बात समझ में आई है पूरा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनर्शिया हमारा दो प्रकार का होता है, इसको भी आप जान लीजिए। इनर्शिया हमारा दो प्रकार का होगा। पहला होगा हमारा इनर्शिया, पहले बात कर लेते हैं इनर्शिया मोशन का, इनर्शिया ऑफ मोशन। और दूसरा हमारा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कुछ नया बात नहीं है, वही बात है जो आपने सीखा अभी। क्या सीखा आपने? इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है जो ऑब्जेक्ट मोशन में है मोशन में ही रहना चाहेगा, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब। चलिए इसका ना आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं, ठीक है ना? बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। जैसे सपोज कीजिए कि हमारा ये एक कार है, ठीक है? इस कार के अंदर एक आदमी है जो कि ड्राइव कर रहा है अपना। इधर ये जा रहा था अपना, बेचारा मोशन में था, बिल्कुल मोशन में था। और इसके बीच में ना एक आ गया अचानक दीवाल आ गया, ठीक है? तो बताइए, ये जो हमारा कार है मोशन में है, ये जो हमारा आदमी है वो भी किस में है? मोशन में है। तो ये आदमी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। लेकिन अचानक क्या हो गया? ये बहुत तेजी से आ रहा था, अचानक इस दीवार से टकराया। तो आदमी क्या करेगा? शीशा को तोड़ते हुए बाहर निकलेगा, एकदम उड़ते हुए आएगा, इसे शीशा को तोड़ते हुए बाहर निकलेगा और यहां पे जाके वो धड़ाम से गिर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब समझिए थोड़ा सा ध्यान से। इसका मतलब है कि ये आदमी हमारा मोशन में था, गाड़ी हमारा टकराया, इसके बावजूद भी ये उड़ रहा है आसमान में, मतलब आसमान में नहीं, वो ऊपर से शीशा को तोड़ते हुए ऊपर से आते हुए नीचे गिर रहा है। ऊपर वो मोशन में जा रहा है, यानी कि जब वो हवा में है तो मोशन में ही है ना। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर गाड़ी टकराया, गाड़ी मोशन में था, टकराने के बाद तो रेस्ट में आ गया, ये आदमी भी मोशन में था, गिरने के बाद रेस्ट में आ गया, ये मोशन में कहाँ हुआ? तो अब यहाँ पे आप ये भी समझ लीजिए कि दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट का अल्टीमेट गोल होता है रेस्ट को पहुंचना। जैसे हमारे इंडिया में जितने भी नदी बहती हैं, उस नदी का अल्टीमेट गोल क्या है? समुद्र में जाके मिल जाना। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अल्टीमेट गोल होता है कि वो जाके रेस्ट को पाना चाहता है, रेस्ट को पाना चाहता है। आप इस दुनिया में कोई भी हमको एक ऑब्जेक्ट बताओ जो कि रेस्ट को पसंद नहीं करता है। हर कोई पसंद करता है, लेकिन पसंद करने का हमको यहाँ पे बात नहीं समझना है। पसंद करने से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको यहाँ पे मतलब ये है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट आदमी मोशन में था तो ये मोशन में ही है अभी भी। हाँ, वो अलग बात है कि लास्ट में जाके अपने फाइनल पोजीशन यानी कि रेस्ट में चला जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन ये फिर भी जब तक इससे संभव हो सका तब तक तो ये रेस्ट में रहा, सॉरी तब तक तो ये मोशन में रहा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल।
अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का समझिए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अब इसके लिए ना आपके बुक में एक एग्जांपल दिया गया है, क्या, एक गिलास है, उस गिलास के ऊपर एक कार्ड रखा गया है और उस कार्ड के ऊपर एक सिक्का रखा गया है और बहुत जोर से मार के उस कार्ड को हटाया जाता है और सिक्का जाके अचानक उस गिलास में गिर जाता है। चलिए ये हम करते हैं, जरा देखते हैं हो पाता है कि नहीं हम लोगों से। तो ये हमारे पास गिलास है, वही सेम एक्टिविटी हम लोग करेंगे। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझिए ध्यान से। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपके बुक में जो एक्टिविटी दिया गया है वो ये वाला एक्टिविटी दिया गया है। एक गिलास है, गिलास के ऊपर आप एक कार्ड रखेंगे, कार्ड के ऊपर आप एक सिक्का रखेंगे। अभी सिक्का किस पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है। तो नेचर इसका क्या है कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ट्राई करते हैं कि यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। आपको करना क्या है, बहुत ही ज्यादा जोर से इस सिक्के को मारना है। हो सकता है कि आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा तो हो सकता है एक बार में ना हो, दो बार में ना हो, लेकिन एक बार जरूर हो जाएगा और सिक्का अचानक गिलास में जाके गिर जाएगा। ट्राई करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। नीचे गिर गया सिक्का। नीचे जो सिक्का हमारा गिरा ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सिक्का हमारा ऊपर में रेस्ट में था और अल्टीमेट वो जाके नीचे गिरा तो वो भी हमारा रेस्ट में चला गया। इट मीन सिक्का रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना चाहता था, इसीलिए वो जाके नीचे गिरा और रेस्ट में चला गया। अब आपके मन में सवाल ये भी आया होगा कि सर बीच में वो मोशन में भी तो था, मोशन में भी तो था। मोशन में होना ही है इसको, क्योंकि जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो मोशन में तो आएगा ही ना। लेकिन अल्टीमेट गोल इनका जो था कि रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, वो इन्होंने अचीव किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। तो इस तरीके से हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट दोनों खत्म होता है। अब इस पूरे टॉपिक में कहीं पे भी कोई समस्या किसी को है तो पूछ लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक बार ना थोड़ा सा आप इसमें देखिए, इसमें से सवाल कैसे पूछा जाता है बताते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, या फिर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है। तो उसके लिए आप ये वाला डेफिनेशन बता दीजिएगा, और जानबूझ के ये डेफिनेशन बहुत ही सिंप्लीफाई करके हम लिख दिए यहाँ पे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा, वो कभी भी अपने स्टेट को बदलना नहीं चाहेगा। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में रहना चाहेगा, लेकिन कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से एक अनबैलेंस फोर्स ना लगा दिया जाए। वहां पे आप वर्ड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, अनबैलेंस फोर्स, कोई दिक्कत। यही था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब बात है कि इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इनर्शिया हमारा किसी बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से वो अपना स्टेट चेंज करना नहीं चाहता है। जिस स्टेट में है वो इसी स्टेट में रहना चाहेगा, मतलब कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। और इसीलिए ये इनर्शिया वाला हमारा टॉपिक इससे मिलता जुलता है दोनों, इसीलिए हम लोग इसको लॉ ऑफ इनर्शिया ही कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इनर्शिया हमारा दो प्रकार का है, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका मतलब है कि मोशन वाला ऑब्जेक्ट मोशन में रहना चाहेगा, इसका मतलब है रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में रहना चाहेगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो हम आपको बता देते हैं एक बार। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मास और इनर्शिया में क्या रिलेशन है, मास और इनर्शिया में क्या रिलेशन है, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद सेकंड लॉ, फिर थर्ड लॉ, अलग अलग प्रकार का टर्म भी मिलेगा आपको इसमें, मोमेंटम मिलेगा, है ना, फिर से मास मिलेगा, उसके बाद फिर इनर्शिया तो हम लोगों ने पढ़ा, इसके बारे में और हम लोग पढ़ेंगे। तो अलग अलग प्रकार का टर्म इससे मिलता चला जाएगा। लेकिन क्या आज के क्लास में किसी को दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।